नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं रौनक। आप सभी लोगों का स्वागत है। आप देखना शुरू कर चुके हैं भारत इज बेस्ट। इससे पहले कि मैं आज के शो की शुरुआत करूं, मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि आज मैंने दो लोगों को आपस में बात करते हुए सुना। पता है वो दो लोग कौन थे? गांव और शहर। जी हां, गांव और शहर आपस में बात कर रहे थे। यकीन नहीं आता तो आप खुद ही सुन लो कि उन दोनों के बीच क्या बात हुई। 21वीं सदी के शहर ने गांव को बड़ी खुददारी से कहा, हे गांव, मैंने इंसान के रंग रूप बदल दिए, उसके जीवन का नक्शा ही बदल दिया, लाइफस्टाइल का वर्जन अपडेट कर दिया, सब कुछ स्मार्ट कर दिया, इंसान के जीवन को भरपूर बना दिया मैंने। मगर डियर गांव, तुमने क्या दिया इंसान को? अब तक तुम वहीं के वहीं हो। शहर की इस बात को सुनकर गांव ने बड़ी नम्रता और सरलता से यह कहा, शहर भाई, तेरी हर बात मुझे कबूल है, पर मेरे कुछ सवाल हैं। मैंने सुना है शहर में कुछ लोगों को चैन की नींद भी नहीं आती, सोने के लिए उन्हें दवाई लेनी पड़ती है। नए नए रोग, नई नई बीमारियां इंसान को सता रहे हैं। कम उम्र में ही डायबिटीज जैसी बीमारियां होने लगी हैं। इंसान डिप्रेशन में जा रहा है। इंसान की मजबूरियों का फायदा उठाकर हर चीज का बिजनेस किया जा रहा है। क्या तू मुझे बता सकता है इंसान आखिर इतना किस लिए भाग रहा है? क्या पाना है उसको? अरे कहीं ना कहीं तो रुकना पड़ेगा शहर भैया। अरे इसी बात को तो श्री कृष्ण भगवान जी ने श्रीमद् भगवत गीता में कहा है। क्या कहा है? देवान भाव्यतानेन ते देवा भावयन्तु वह परस्परम भावयन्तः श्रेयः परम वाप्स्यथ। मतलब अगर मनुष्य प्रकृति यानी नेचर के साथ एक रूप होकर ताल मिलाकर जिए तो उन्नति और समृद्धि निश्चित है। गांव में जीवन का सच्चा आनंद है मेरे भाई। अरे जीवन को चलाने के लिए जो खाना शहर में जाता है वो भी गांव के खेतों से ही तो आता है। इसी कारण से तो कोविड-19 में जब लॉकडाउन हुआ, मैंने ही तो सहारा दिया लाखों लोगों को जो तेरे पास यानी शहर में आए थे पैसे कमाने। अब बताइए शहर भाई, कौन ज्यादा बेहतर है? तो सुनिए आपने गांव और शहर के बीच की इस बात को। आपको क्या लगता है कौन ज्यादा बेहतर है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वैसे भी हमारा देश तो गांव से ही बना है। भारत में आज भी 6 लाख से ज्यादा गांव हैं, जिसमें भारत के तकरीबन 65% लोग बसते हैं। सच्चे भारत को समझना है तो भारत के गांव को समझना होगा मेरे दोस्त। गांव में जाकर रहना पड़ेगा। इसीलिए तो हर शहरी कहता है, हर शहरी के मन से एक बात निकलती है कि शहर की भीड़ में चल तो रहा हूं, शहर की भीड़ में चल तो रहा हूं, जहन में अब भी गांव का नक्शा रखा है। वैसे कोई नई बात नहीं बता रहा हूं, इनमें से बहुत सारी चीजें आपको मालूम भी होंगी, लेकिन फिर भी कोई हिम्मत से अपने गांव में जाकर क्यों नहीं बसता? क्यों कोई हिम्मत नहीं करता? क्यों कोई एक कदम नहीं उठाता? क्यों शहर में सीखा हुआ कठोर परिश्रम, प्रोफेशनलिज्म, टाइम मैनेजमेंट, टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट गांव के विकास के लिए उपयोग नहीं कर रहे हैं लोग? ग्राम विकास से ही देश विकास का कदम कोई क्यों नहीं ले रहा है? दोस्तों, आज हम एक ऐसे भारतीय की बात करेंगे जिनसे आपको मैं मिलवाने वाला हूं, जिन्होंने ये करके दिखाया। जो सारी बातें हम लोग कर रहे हैं ना, उन्होंने प्रैक्टिकली करके दिखाया है। जिनकी रग रग में गांव के लिए प्यार है, खेत के लिए प्यार है, गांव की जीवन की जो पद्धति है उससे प्यार है। स्वागत करते हैं हमारे आज के रियल हीरो का। जी नमस्कार रौनक जी, मैं राहुल कुलकर्णी, महाराष्ट्र राज्य के कोंकण विभाग के रत्नागिरी जिले में एक छोटा सा गांव है फुणगुस करके, मैं वहां से हूँ। मेरी पत्नी संपदा कुलकर्णी जो इस इंटरव्यू में इस वक्त होना चाहती थी, उसका कुछ बाहर काम निकला जिसके वजह से इस इंटरव्यू के साथ उसका इस वक्त तालमेल नहीं हो पाया और इसके वजह से वो इस वक्त मौजूद नहीं है। राहुल जी, पहले आप ये बताइए कि आपने माया नगरी मुंबई को क्यों छोड़ा? गांव में रहने का फैसला क्यों किया? आपकी फैमिली ने आपको इसमें सपोर्ट किया या उन्होंने कहा कि यार गांव में कुछ नहीं रखा है, सब कुछ शहर में ही है, यहीं रहो? क्या कहा आपके परिवार वालों ने? जी, मैं विज्ञापन क्षेत्र में यानी कि एडवर्टाइजिंग फील्ड में काम करता था। बम्बई शहर में मैंने अलग अलग एमएनसीज में कॉर्पोरेट लाइफ में नौकरियां कर चुका था। मैं उस कॉर्पोरेट लाइफ की, उस करियर की डिमांड से बहुत जल्दी थकता गया था। सिर्फ कॉर्पोरेट जॉब की डिमांड से नहीं, बल्कि शहर की जिंदगी की जो पैसों की ज़रूरतें होती थी, वो पूरी करते करते मैं सच में थक गया था। करीबन 2005 साल की बात होगी कि जब आखिर मैंने एक दिन घर पे आके संपदा को यानी कि मेरी पत्नी के सामने बोल ही दिया कि मुझसे अब ये और नहीं होगा और ये जॉब मैं छोड़ना चाहता हूँ, मैं कुछ मेरे पसंद का करना चाहता हूँ। सबसे बढ़िया बात तो ये हुई थी कि संपदा ने बहुत सहजता से ये बात ले ली। उसने मुझे विश्वास दिलाते हुए कहा कि कोई बात नहीं, मैं हूँ ना, क्योंकि वो एक जानी मानी अभिनेत्री, दिग्दर्शिका थी, लेखिका थी। उसने बहुत सहजता से वो जिम्मा अपने कंधों पे उठा लिया, मुझे मेरे पसंद का काम करने के लिए आज़ाद कर दिया।
सो राहुल भाई, हमको ये बताइए कि खुशियों का खेत, फार्म ऑफ हैप्पीनेस, इसमें क्या नयापन है? क्या हर सामान्य किसान इसे कर सकता है, इस मॉडल को अपना सकता है क्या? जी देखिए रौनक जी, कहने को तो फार्म ऑफ हैप्पीनेस एक किसी भी और फार्म स्टे की तरीके का है, लेकिन हम इसको एग्रो टूरिज्म कहते हैं, यानी कि कृषि पर्यटन। और होम स्टे इसलिए क्योंकि एक किसान के तौर पे मैं मेरे ही खेत में जो घर बना हुआ है मैं उसमें रहता हूँ, और पर्यटकों को मेरे ही घर में हमारी फैमिली के साथ, परिवार के साथ रहने का मौका मिलता है, और एक किसान की ज़िंदगी को बहुत ही नज़दीकी से देखने का, उसकी खेत को समझने का, यहाँ की कुदरत का लुत्फ़ उठाने का मौका मिलता है। और कोई भी किसान इसको बहुत आसानी से कर सकता है। बस आपको सीखना पड़ेगा, आपको कुछ दिमाग लगाना पड़ेगा, कुछ मेहनत इस बात के लिए करनी पड़ेगी कि आप कैसे आपकी खेत को, वहाँ की परिसर को, वहाँ की पर्यावरण को पर्यटकों के सामने आप प्रेजेंट करते हैं सलीके से। राहुल जी, खेत, एग्रो टूरिज्म, एजुकेशन भी किसानों को ये क्या सिखा सकता है? जी रौनक जी, बिल्कुल मेरे ख्याल से बहुत सही सवाल पूछा है आपने, क्योंकि एग्रो टूरिज़्म का डीएनए, उसके कॉन्सेप्ट का जो मूल तत्व है वो यही है, वो है सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं बल्कि एड्यूटेनमेंट, जैसे मैंने पहले सवाल का जवाब देते हुए भी बताया था आपको। अब दुर्भाग्य से शहरों में रहने वाले आप और मेरे जैसे ग्राहकों को कितनी जिज्ञासा होती है आपके थाली में जो खाना परोसा जा रहा है उसके बारे में। मैं तो कहता हूँ मेरे अनुभव से बिल्कुल नहीं होती। हमें बस उसकी स्वाद से, टेस्ट से लेन देन होती है, ना हमारे लिए ये मायने रखता है कि वो किसने उगाया है, वो किस तरीके से उगाया गया है। और एक किसान को एग्जैक्टली एग्रो टूरिज्म के वजह से यही संधि मिलती है, यही मौका मिलता है कि इन चीज़ों के साथ उसके ग्राहक को जोड़ा जाए। वो अपनी खेती में खुद काम करते वक्त अपने कष्ट की अनुभूति जो ग्राहकों को दिखा सकता है, सारी जानकारियाँ तब आदमी जाके जानना चाह रहा है। और ये सिर्फ अनाज और धान और फलों के बारे में नहीं है, ये आपकी गौशाला से आने वाले दूध के बारे में है। राहुल भाई, आप BIB देखने वाले, भारत इज बेस्ट को देखने वाले किसान भाइयों की हेल्प कैसे कर सकते हैं और अपने शहरी भाइयों को क्या मैसेज देना चाहते हैं? रौनक जी, जैसे आपने पूछा है, मेरे सारे किसान भाइयों को मेरा बहुत ही आदर सम्मान के साथ ये निवेदन है, हमारी काम के प्रति, हमारे किसानों के काम के प्रति सम्मान पैदा करने की जिम्मेदारी भी खुद किसान की है। इसके लिए एग्रो टूरिज्म सिर्फ एक ही रास्ता नहीं है, इसके अलावा भी कई रास्ते हो सकते हैं, लेकिन उसके लिए किसान को अपने काम के प्रति खुद के मन में सम्मान होने की बहुत ज़रूरत है, तब जाके वो दूसरों से सम्मान की अपेक्षा कर पाएगा। एग्रो टूरिज्म अब अपने देश में भी बाकी विदेशों के जैसा ही अब एक अच्छा ज़रिया बन रहा है, लोगों को पसंद आ रहा है। ज़रूर इसका अच्छा उपयोग कीजिए, इसका अच्छा प्रयोग कीजिए, ये ग्राहकों के साथ जुड़ने का ज़रूर प्रयत्न कीजिए। और जहाँ तक शहरी भाइयों की बात आती है, वहाँ तो मैं बस इतना कहूँगा कि भाई, आपकी गाड़ी, आपका मोबाइल फ़ोन, आपके शूज़, आपके कपड़े, इन सारों के टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस, उसके ब्रांड, उसकी पैदावार, वो किस तरीके से बनता है, उनकी क्वालिटी, ये सब कुछ जानना ज़रूरी है। लेकिन उससे कई ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आपके थाली में जो खाना परोसा जा रहा है उसके प्रति भी आपके दिमाग में वही जिज्ञासा पैदा होना चाहिए। बस यही निवेदन है। धन्यवाद। आज हम सबको ये पता चला है कि क्यों हमारे बड़े बुजुर्ग ये कहते थे कि उत्तम खेती, मध्यम व्यापार, निकृष्ट चाकरी और भीख निदान। यानी सबसे उत्तम काम है खेती, व्यापार मध्यम दर्जे पर है, और नौकरी करना तो खैर अब मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। लेकिन जब गांव के खेतों में भूख उगने लगी, किसी ने कहा कि जब गांव के खेतों में भूख उगने लगी, किसानों ने शहरों में नौकरी कर ली। कुछ समस्याओं की वजह से भारत के लाखों लोग गांव छोड़कर शहरों में हमेशा हमेशा के लिए चले गए। ऐसी सिचुएशन में राहुल जी जैसे लोग हमारे लिए रोल मॉडल हैं, जिन्होंने हिम्मत से गांव वापस आकर कुछ नए तरीके से खेती करने का निर्णय लिया और उस निर्णय को सही भी साबित किया। गांव का जीवन, विचार, लाइफस्टाइल परिपूर्ण है। गांव का जीवन हमसे ज्यादा अपडेटेड है। जितनी खुशियां शहरों में हैं, उतनी ही खुशियां, उससे ज्यादा खुशी गांव में भी है। अरे हमारी वजह से गांव नहीं है, बल्कि गांव की वजह से हम हैं। ये बार बार सिद्ध भी होता आया है। इसलिए हमें गांव का और गांव वालों का तो कम से कम मजाक नहीं बनाना चाहिए। अगर इतना भी अगर हम इस एपिसोड से सीख लें तो हम इस एपिसोड को सफल मानेंगे। राहुल जी, आपने फार्म ऑफ हैप्पीनेस से यह साबित किया है कि किसान खेत के साथ साथ ऐसा भी कुछ नयापन ला सकता है। आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहें, लोगों को प्रेरणा देते रहें, जिससे हम दुनिया को यह कह सकें कि भारत इज बेस्ट।
आप भी अगर BIB से जुड़ना चाहते हैं, हमारे इस मिशन भारत इज बेस्ट से जुड़ना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है, उस पर क्लिक कर सकते हैं। हम इस स्टोरी के लिए थैंक यू बोलना चाहेंगे द बेटर इंडिया को। फिर से मिलेंगे एक ऐसी बेहतरीन स्टोरी के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। अगले एपिसोड में आपसे फिर से मुलाकात होगी। नमस्कार, जय हिंद एंड भारत इज बेस्ट।